14 नवंबर 2016 को गाजीपुर की एक रैली में देश के पीएम ने कहा कि लोग कहते थे कि मोदी जी जरा कड़क चाय बनाना, गरीबों को कड़क चाय पसंद आती है। प्रेमचंद कोदर भाई पटेल ने मुझे बताया कि नरेंद्र भाई खास तरह की चाय बनाते थे। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो इतनी अच्छी चाय कैसे बना लेते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे चाय बनाने का गुर सिखाया। उन्होंने मुझे चाय में अदरक के साथ तुलसी का पत्ता जरूर डालने को कहा। साथ ही आंच को कम करके चाय को धीरे धीरे पकाने की सलाह दी। यह चाय मुझे सुबह 5 बजे बनाकर लोगों को देनी होती थी। 8 बजे कार्यालय में लोगों को नाश्ता देना होता था। प्रेमचंद को अहमदाबाद कार्यालय में बहुत कुछ सिखाने वाले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें अपने साथ सीएम कार्यालय ले गए। प्रेमचंद ने नरेंद्र मोदी का अपनों को लेकर एक दिल छूने वाला प्रसंग सुनाया। प्रेमचंद का नरेंद्र मोदी के साथ काम करना भी एक अद्भुत संयोग था। प्रेमचंद ने मुझे बताया कि असल में मेरे माता पिता ने मुझे जन्म जरूर दिया, परंतु मेरे अभिभावक और गुरु नरेंद्र मोदी ही थे। प्रेमचंद ने बताया कि युवा नरेंद्र को हेडगेवार भवन में बाकी काम के साथ साथ संघ के पदाधिकारियों के लिए बस और रेलगाड़ी में सीट आरक्षित करवाने का काम भी सौंपा गया था। इससे उनका लोगों से परिचय का दौर आरंभ हुआ, जिसने युवा नरेंद्र को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। प्रेमचंद कोदरभाई पटेल ने एक ऐसा प्रसंग सुनाया जिससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी अपनों के लिए किस तरह से सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। यह 1974 की बात है। नरेंद्र मोदी ने मुझे बस स्टेशन पर टिकट लेने के लिए भेजा। बाहर से कोई बड़े प्रचारक आए थे। प्रेमचंद ने बताया कि जब टिकट खिड़की पर पहुंचा तो बुकिंग क्लर्क ने मुझसे कहा कि मेरे पास 1 रुपए का खुला नहीं है, आप मुझे 25 पैसे खुला ला कर दो। वहां बैठे कई लोगों ने पूछा कि क्या आपके पास खुले हैं, तो लोगों ने मना कर दिया। तभी वहां एक पुलिस वाला आ गया। उसने मुझसे कहा तुम मुझे 1 रुपया दो, मैं तुम्हें 25 पैसा देता हूं, 75 पैसे का हिसाब बाद में होता रहेगा। मैंने पुलिस वाले से कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। प्रेमचंद ने बताया कि पुलिस वाला उनसे दादागिरी करने लगा। हम लोगों का जबरदस्त झगड़ा हो गया। मुझे प्रांत प्रचारक जी का टिकट लेकर जिस नियत समय पर पहुंचना था उसमें बहुत देर हो गई। जब मैं आरएसएस कार्यालय पहुंचा तो नरेंद्र भाई मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा वह नाराज होकर बोले, प्रेमचंद तुमने टिकट लाने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम कहां थे? जिनको जाना था वो कैसे जाएंगे? तब प्रेमचंद ने नरेंद्र मोदी को पूरी घटना बताई। नरेंद्र भाई को प्रेमचंद की इतनी बात सुननी भर थी। वह झटपट कुर्ता पैजामा पहनकर तैयार हो गए। उस समय नरेंद्र मोदी आने जाने के लिए लम्ब्रेटा स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपना स्कूटर निकाला और बस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रेमचंद उस पुलिस वाले को ढूंढो, लेकिन हमारे जाने के साथ ही वो पुलिस वाला जाकर कहीं छिप गया। सारी बातें अब तक फैल चुकी थी। हल्ला हंगामा होने के बाद उसके बड़े अफसर आए। उन्होंने ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र भाई इससे कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर उसकी ड्यूटी यहां पर है तो वह लौट कर जरूर आएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज रात के 12 भी बज जाएं, हम उसे बिना खोजे यहां से नहीं जाएंगे। मैं एक बार फिर से उस पुलिस वाले की खोज में लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वह पुलिस वाला मिल गया। नरेंद्र भाई ने उससे पहला सवाल पूछा कि तुम कौन से गांव से आए हो, तुम्हारा फर्ज क्या है, तुम्हारा फर्ज किसी को मारना है या उसकी रक्षा करना है? उस पुलिस वाले ने दलील दी कि इसने मुझे ये नहीं बताया कि यह कहां से आया है। इस पर नरेंद्र भाई ने कहा कि यहां जो भी आएगा वह क्या तुम्हें अपना नाम बताएगा, तब तुम उसकी रक्षा करोगे? नरेंद्र भाई ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरे आदमी को हाथ लगाया होता तो मैं तुम्हारी टोपी व बेल्ट उतरवा देता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लड़का हर रोज 4 बार यहां आएगा, इससे तुम्हें क्या मतलब? लेकिन बाद में नरेंद्र भाई ने उस पुलिस वाले को सबक देने के बाद माफ कर दिया। तो ये नरेंद्र मोदी की सहृदयता थी। वो जानते थे कि किसको कैसे माफ करना है, लेकिन ये भी वो कहते थे कि अगर कोई गलती करता है तो उसको सबक देना बेहद आवश्यक है। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जो है लोगों के बीच में अपना स्थान बनाते जा रहे थे और उनको बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती जा रही थी। नरेंद्र भाई ये जानते थे कि आखिर उनको किसका कब कैसे इस्तेमाल करना है। उससे जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी के साथ काम करने वाले प्रफुल्ल रावल, जो कि अहमदाबाद में 15 साल कॉर्पोरेटर रहे, उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 1973 में पहली बार गुजरात में विश्व हिंदू परिषद का महाधिवेशन मेहसाणा जिले के शीतपुर में रखा गया। नरेंद्र मोदी उस समय प्रचारक के नाते यहाँ का काम देख रहे थे। मुझे प्रेस से संबंधित जिम्मेदारी निभाने का दायित्व सौंपा गया था। उस समय मैं शीतपुर से अहमदाबाद रोज संबंधित सामग्री प्रेस के लोगों तक पहुंचाता था। साथ ही फोटो भी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी। विश्व हिंदू परिषद का यह सम्मेलन डॉक्टर वी.ए. वनिकर के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। प्रफुल्ल रावल ने बताया कि नरेंद्र मोदी उस समय मीडिया के महत्व को समझ लिया था, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम की जो भी प्रेस रिलीज बनाता था वह उनके मार्गदर्शन में बनती थी। उसके साथ फोटो का होना अत्यंत आवश्यक था। उस समय न तो टेलीविजन हुआ करता था, न ही इंटरटेनमेंट का जमाना था। आने जाने के लिए हम लोग भाड़े की एम्बेसडर कार का इस्तेमाल कर रहे थे। हमें प्रेस रिलीज और फोटो देने के साथ ही वापस लौटना होता था ताकि अगले दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा बना सके। शायद ये पहला मौका था जहां नरेंद्र मोदी को अपनी प्रतिभा को दिखाने का इतना बड़ा मंच मिला। इससे पहले नरेंद्र मोदी आरएसएस कार्यालय में अपनी
जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे थे। धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। युवा नरेंद्र का मन कुछ कर गुजरने के लिए बेचैन था। तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ने नरेंद्र को सबके सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दे दिया, जिसने निश्चित रूप से उनके लिए आगे के रास्ते खोले। मेहसाणा में 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर से आए साधु संतों और विचारकों का जमावड़ा हुआ था। नव निर्माण आंदोलन। गुजरात में नव निर्माण आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है लोगों में चेतना जगाने के लिए। उस आंदोलन में नरेंद्र भाई मोदी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी और मैं ये कह सकता हूं कि उस आंदोलन ने नरेंद्र मोदी को एक रास्ता दिखाने का काम किया। संघ की पहले साल की ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद गुरु का सानिध्य मिलने और अहमदाबाद के हेडगेवार भवन में काम करने से नरेंद्र का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था। धीरे धीरे इसकी चमक भी दिखने लगी। विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नरेंद्र के लिए मानो यह समय इंतजार कर रहा था। 1973 के आखिरी माह में मोरबी इंजीनियरिंग हॉस्टल में फूड बिल से संबंधित समस्या की वजह से विद्यार्थी आंदोलन की राह पर चल पड़े। जनवरी 1974 में इस आंदोलन का प्रभाव अहमदाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंच गया। सरकार को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह आंदोलन जनसंघ द्वारा प्रायोजित किया गया है। छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। 73 दिन तक चले इस आंदोलन में 108 लोगों की मौत हुई। 8000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा हुई। यह वही समय था जब नरेंद्र को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए चर्चित नेता जयप्रकाश नारायण के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। इस दिग्गज नेता के साथ कई बार की उत्साहजनक चर्चा ने नरेंद्र भाई पर गहरी छाप छोड़ी। इन सबका परिणाम यह हुआ कि चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। नए चुनाव कराए गए। जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन यहाँ चुनाव का परिणाम 12 जून 1975 को आया। यह दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया था। प्रधानमंत्री के रूप में उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। एक हफ्ते के बाद बाबू भाई जस भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में नई सरकार का गठन किया गया। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने नरेंद्र मोदी को राजनीति में शुरुआती पहचान देने का काम किया। नरेंद्र ने नई ताकत के साथ हिम्मत दिखानी शुरू कर दी। इस आंदोलन में किए गए काम का पारितोषिक भी मिला। जब वकील साहब ने शिष्य नरेंद्र को 1975 में लोक संघर्ष समिति के सचिव की भूमिका दी। इस आंदोलन में नरेंद्र ने नए प्रयोग किए। अब नरेंद्र मोदी धीरे धीरे लीडर की भूमिका में आने लगे थे। नरेंद्र मोदी के बचपन से साहसिक निर्णय और नए प्रयोग करते रहे, परंतु इस आंदोलन में उन्होंने कुछ अलग किया। नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस में काम करने वाले पूर्व पार्षद प्रफुल्ल रावल ने बताया कि महंगाई को लेकर छात्र उबल रहे थे। सरकार ने छात्रों पर दमनकारी नीति अपना रखी थी। अहमदाबाद को मिलिट्री के हवाले कर दिया गया था। उस समय नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के खाड़िया इलाके में मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने स्थानीय लोगों और नेताओं को सुझाव दिया कि जब मिलिट्री आपके इलाके से गुजरे तो आप उनको फूल देंगे और माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत करेंगे। उस इलाके में युवाओं को कई जगहों पर फूल माला लेकर खड़ा रहने के लिए कहा गया। कई जगहों पर नरेंद्र मोदी के कहने के अनुसार बोर्ड लगवा दिए गए, जिसमें लिखा था, मिलिट्री दुश्मन के लिए है जो सरहद पार से आते हैं। आप हमारी रक्षा करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आप भी महंगाई से दो चार हो रहे हैं। जहां से मिलिट्री को गुजरना था, वहां महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी खड़े होकर मिलिट्री का स्वागत कर रहे थे। नरेंद्र मोदी इस समय प्रचारक के तौर पर काम कर रहे थे। निश्चित रूप से उस समय के लिए यह अनूठा प्रयोग था जो बहुत हद तक कामयाब रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार पर भारी दबाव पड़ा। आंदोलन को आगे बढ़ाने और कई नेताओं का बड़ा योगदान रहा, लेकिन नरेंद्र ने नया प्रयोग कर दिखाया कि वो कुछ अलग तरह की सोच रखते हैं। 1975 में हुए चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या 75 थी। कांग्रेस और सहयोगियों की संख्या 56 तक बढ़ी। जनसंघ आरएसएस को 18 सीटें मिली। चिमन भाई पटेल की पार्टी को 12 सीटें मिली। लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण यह था कि सरकार बनवाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। इसे जनता मोर्चा की सरकार का नाम दिया गया। जब आपातकाल अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब जोड़ जुगाड़ से बनी इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। आपातकाल एक ऐसा समय था जिसने बहुत सारे नेताओं के काम करने के तौर तरीकों और उनकी प्रतिभा को देश को बताने का काम किया। नरेंद्र भाई ने आपातकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए जो देश और दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। मैं इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में ऐसे कौन कौन से काम किए थे जिन्होंने उनको राजनीति में स्थापित करने का काम किया। पुस्तक लिखने के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता था कि जिस आपातकाल ने अच्छों का पसीना छुड़ा दिया, उसमें नरेंद्र मोदी ने कैसे काम किया था। यही कारण था कि मैं गुजरात में कई ऐसे लोगों से मिला जिनके साथ नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में काम किया। नरेंद्र मोदी ने अपनी पुस्तक संघर्ष में गुजरात में आपातकाल के दौरान किए गए कार्यों का वर्णन तो किया है, परंतु उन्होंने उस समय क्या किया था मैं उसे समझना चाहता था। इसलिए मैंने यह जानने के लिए गुजरात में डॉक्टर RK शाह, महेंद्र भाई भट्ट, अमेरिका से आपातकाल विरोधी आंदोलन की गतिविधियों में मदद करने वाले महेश भाई मेहता, हर्षद भाई शाह, प्रफुल्ल भाई रावल, अंजलि बहन पांड्या, अटल बिहारी वाजपेयी के सहायक रहे शिव कुमार, सुब्रमण्यम स्वामी,
नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे। सर्की गोपाल शाह के बेटे सुरेंद्र काका, भागीरथ भाई देसाई, दत्ताजी चिरंदास, शंकर सिंह बाघेला जैसे सैकड़ों लोगों से मुलाकात की। इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के आपातकाल में किए गए काम को समझने में मेरी मदद की। इस क्रम में लगभग सभी लोगों ने एक बात समान रूप से कही, वह यह कि आपातकाल में किए गए काम ने नरेंद्र मोदी को बड़ा प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। आपातकाल में ही अपने काम के बल पर नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी के मन में स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की। बाद में उन्होंने नरेंद्र मोदी के कौशल का सबसे सही तरीके से इस्तेमाल किया। आडवाणी जी मोदी को लगातार उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका देते रहे, जबकि गुजरात में कई दूसरे लोग उनका विरोध कर रहे थे। आपातकाल की सुर्खियां, अगर देखा जाए तो आपातकाल ने नरेंद्र मोदी की कुशलता का हर स्तर पर इम्तहान लेने का भी काम किया। जब नरेंद्र मोदी ने गुरु लक्ष्मणराव इनामदार ने गुजरात लोक संघर्ष समिति बनाई तो अपने शिष्य को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्होंने इस संघर्ष समिति में मोदी को महासचिव नियुक्त किया। नरेंद्र मोदी आपातकाल के दौरान पूरे समय अहमदाबाद रहे। इस समय नरेंद्र मोदी दो विद्वानों के संपर्क में आए जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ये विद्वान थे गुजरात विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग के डीन प्रोफेसर के.डी. देसाई और पी.एम. सेठ, जिन्होंने किताबें भी लिखी है। इन्हीं के कहने पर नरेंद्र मोदी ने किताब लिखी जो इमरजेंसी के ठीक बाद छपी। इन दोनों ने नरेंद्र मोदी को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। आपातकाल ने नरेंद्र मोदी को उन लोगों के साथ काम करने का अवसर दिया जो महारथी थे। नरेंद्र मोदी अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि इस दौरान उन्होंने राजनीतिक विश्वास को व्यापक बनाया। यह वही दौर था जब दूसरे दलों के नेताओं के साथ मोदी ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इसमें गांधीवादी, इस्लामी संगठनों, साम्यवादी दलों, समाजवादी, उदार संगठनों के नेता शामिल थे। इससे उनकी कार्यशैली समझने का मौका नरेंद्र को मिला। शायद इतना अनुभव ज्ञान युवा नरेंद्र को इतनी आसानी से कहीं और नहीं मिल पाता। आपातकाल में काम करने का परिणाम रहा कि नरेंद्र मोदी के आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य दत्तोपंत ठेंगड़ी के साथ अच्छे संबंध बने। आपातकाल के समय गुजरात में हुए संघर्ष को लेकर नरेंद्र मोदी ने खुद पुस्तक लिखी जिसका नाम संघर्ष में गुजरात है। आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य दत्तोपंत ठेंगड़ी को लगा कि वह नरेंद्र के अंदर आग है जिसकी रोशनी पूरे देश में फैलनी चाहिए। यही कारण था कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस के काम को लेकर उस वित्रांत और शोध के लिए दिल्ली बुलाया गया। यही वह वक्त था जब उन्हें पूरे देश के लोगों से मिलने का अवसर मिला और दिल्ली में अपनी पैठ बनाने का भी अवसर मिला। अपनी पुस्तक लिखने के दौरान नरेंद्र मोदी को आरएसएस मुख्यालय में रहने का मौका मिला। तथ्यों को इकट्ठा करने के संदर्भ में उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में घूमना पड़ा, जिससे लोगों से संबंध स्थापित करने का अवसर मिला। इस दौरान दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं से भी उनकी कई मुलाकात हुई, जिससे आगे की राजनीति में बहुत मदद मिली होगी। 3 जनवरी 2015 को कोल्हापुर में दी गई अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपातकाल का समय याद है जब लोकतंत्र को दबोच लिया गया था, अखबारों पर ताले लग गए थे, सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। यह वो वक्त था जब 12 जून 1975 को गुजरात के आए नतीजों में जनता ने मोर्चे के गले में जयमाला पहना दी। 19 जून को मोर्चा सरकार ने बाबू भाई जसभाई पटेल के नेतृत्व में कामकाज संभाला ही था कि गर्मी की रात 25 जून 1975 को पूरे देश में हलचल मच गई। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि सत्ता के लिए इतना कठिन कदम कोई सरकार उठाएगी। पूरी रात बड़े लोगों की गिरफ्तारी का संदेश मिलता रहा। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई को गिरफ्तार कर लिया गया। नानाजी देशमुख को पुलिस तलाश कर रही थी। आरएसएस कार्यालय को पुलिस ने घेर लिया था। कहा गया कि आरएसएस का कार्यालय खाली करें। दिल्ली में प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी को बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया था। रेडियो से इंदिरा गांधी का संदेश प्रसारित करवाया गया था। लेकिन नरेंद्र भाई ने आपातकाल में तो रॉबिन हुड की तरह काम किया। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान जोगीदास कुमार नामक नाटक में काम किया था, जिसमें दिखाया जाता था कि किस तरह से अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है। वो बात युवा नरेंद्र के मन में पूरी तरह बैठ गई थी। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के मन में हमेशा से कुछ अलग करने की चाह रही। अगर कहा जाए तो नरेंद्र ने जिन महापुरुषों का अध्ययन किया था उसका प्रभाव भी आपातकाल में मोदी के संघर्ष के दौरान कहीं न कहीं दिखाई पड़ता था। यहाँ महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का यह प्रसंग बहुत समीचीन है, जिसमें युवा नरेंद्र ने बहुत कुछ सीखा। जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में विश्व युद्ध का विरोध किया तो अंग्रेजों ने उन्हें कोलकाता के एक मकान में नजरबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने बारे में यह प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया कि वह बार बार जेल जाकर बीमार होने से ऊब चुके हैं। वह अब एकांत में तब साधना करने का काम करेंगे। इस बात को प्रचारित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट लिया। सरकार ने अपनी खुफिया रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि अब सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से निराश हो गए हैं, आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। पूरे 40 दिन तक सुभाष चंद्र बोस न तो घर के बाहर निकले और न ही किसी से मुलाकात की। लोग यह समझ रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस अपनी आराध्य देवी काली की उपासना में लगे हैं। 15 जनवरी 1941 को लंबी दाढ़ी तथा लंबे चोंगे वाला एक मौलवी कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित उस मकान से निकलकर घर के बाहर खड़ी कार में बैठकर वर्धमान रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। वह वहां से पेशावर जाने वाली पंजाब मेल में सवार हो गया। जब वो पेशावर पहुंचा तो वहां से वह
जियाउद्दीन बन गया। भागने के 10 दिन बाद सरकार को यह पता चला कि सुभाष चंद्र बोस यहां से निकल चुके हैं। आपातकाल के दौरान युवा नरेंद्र ने भी इस तरह के कई प्रयोग किए। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में कई छद्म वेश धारण किए, एक बार भी पकड़े नहीं गए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई नए प्रयोग किए। उन्होंने महापुरुषों के जीवन से जो सीखा था। अहमदाबाद के कंकरिया में आरएसएस का आंचलिक कार्यालय में गहमा गहमी थी। संघ प्रचारक एवं प्रदेश जनसंघ के मंत्री नाथालाल झगड़ा पूरी रात संदेशों का आदान प्रदान करते रहे। गहमा गहमी लगातार बढ़ रही थी। आरएसएस के तत्कालीन क्षेत्र प्रचारक लक्ष्मणराव ईमानदार की अध्यक्षता में लोक संघर्ष समिति का गठन किया गया। इसका काम भूमिगत होकर आंदोलन को आगे बढ़ाना था। भूमिगत आंदोलन के दृष्टिगत लक्ष्मणराव ईमानदार ने उस समय कम चर्चित रहे अपने शिष्य नरेंद्र मोदी को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने को दी। इसके लिए वह सन्यासी, सरदार, वकील, पत्रकार, स्टूडेंट, बीमा एजेंट, ड्राइवर, न जाने क्या क्या, इसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। अहमदाबाद में फुटपाथ पार्लियामेंट चलाने वाले हरीन व्यास ने 25 जुलाई 1975 के दिन नाथालाल झगड़ा, जो आरएसएस के प्रमुख व्यक्ति थे, अपने साथ 2 ट्रंक और एक नवयुवक को लेकर आए और कहा कि हरीन, तुमको इस अमानत को संभालना है। तो मैंने उनसे कहा कि 2 ट्रंक तो मुझे दिख रहे हैं, और क्या संभालना है? उन्होंने कहा नरेंद्र भी तो है। नाथालाल झगड़ा ने कहा कि नरेंद्र को खुफिया काम करना है। हरीन व्यास ने बताया कि वो जाते और 2-3 दिन बाद वापस आते। उन्होंने आगे बताया कि मैं ओरिएंटल बैंक में उस समय मैनेजर था, जिसकी वजह से अहमदाबाद में वृंदावन डेयरी के पास एक फ्लैट मिला था। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में कई रातें यहां गुजारी। रात को नरेंद्र मोदी छत पर सोते थे ताकि किसी तरह का खतरा हो तो वो फरार हो सके। उस ट्रंक में आरएसएस कार्यालय के वो महत्वपूर्ण कागजात थे जो आपातकाल आंदोलन के समय अलग अलग जगहों पर भेजने थे। आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने इंदिरा सरकार का पोल खोलने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1975 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक आयोजित की गई थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के निर्णय को जायज ठहराने के लिए उसका उपयोग करने का फैसला किया। इंदिरा गांधी की तरफ से ऐसी रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी जिसमें दिखाया गया कि देश के लोग इस निर्णय से खुश हैं। संघर्ष समिति के नेताओं ने इंदिरा के इस काम का पोल खोलने का निर्णय लिया। इसके तहत प्रचार सामग्री तैयार करना, उसे छपवाना और दिल्ली भेजकर बांटना, यह काम गुजरात इकाई के पास था। इसके अंतर्गत 5 पुस्तिकाएं तैयार की गई। उसमें इंडियन प्रेस गैग था, उसके अलावा फैक्ट थे, नेल इंदिरा लाइज, है ना, उसके अलावा लाइस ऑफ मिसेस एनटी गांधी और व्हेन डिसओबीडिएंट टू लॉ इज ड्यूटी एंड महात्मा गांधी और ए डिकेड ऑफ इकोनॉमिक केओस। ये 5 पत्र तैयार करवाए गए थे। उस समय के हालात बेहद खराब थे। जनसंघ के कार्यालय मंत्री बचूभाई ठाकुर के नेतृत्व में इन पुस्तकों को छपवाने का काम हुआ। उस समय इनको छपवाना आसान नहीं था। सरकार की तरफ से इस तरह के सभी अधिकार सीज कर दिए गए थे। इसके बाद उसे ट्रेन से दिल्ली भी भेजना एक कठिन चुनौती थी, जिसके लिए कुछ कार्यकर्ताओं का चुनाव किया गया था। बिस्तर में भरकर इस सामग्री को भेजा गया। इन कामों को रोकने के लिए इंदिरा सरकार ने चप्पे चप्पे पर जासूस लगा रखे थे। सम्मेलन में कई ऐसे लोग थे जो कांग्रेस शासित प्रदेशों से थे। गुजरात का नेतृत्व सुरेश मेहता कर रहे थे। यह जनसंघ के विधायक थे। जनसंघ का जनमोर्चा के साथ समझौता था। सुरेश मेहता ने खतरा उठाकर सामग्री को सदस्यों के बीच वितरित कर दिया। दिल्ली में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो उसमें आरएसएस के महत्वपूर्ण नेता थे, मुलाकात में बताया कि उन्हें राष्ट्रमंडल की बैठक में आए लोगों से मिलने और संपर्क कर उनके सामने बात रखने की जिम्मेदारी दी गई। जिस होटल में राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य ठहरे हुए थे, उसी होटल में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने लिए कमरा बुक करवा लिया। इस तरह स्वामी ने नेताओं से मुलाकात की, इंदिरा सरकार के खिलाफ निडरता पूर्वक वह सारी बातें कही जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आपातकाल के संबंध में प्रचार के लिए जब विदेश गए थे तो वह लगातार नरेंद्र मोदी के संपर्क में थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि नरेंद्र मोदी कमिटमेंट पहले से था। जो काम वह हाथ में लेते थे उसे हर हाल में पूरा करते थे। यह पहले आपातकाल में भी किया और बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। आपातकाल में नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों की बहुत चर्चा हमें लिखित रूप से नहीं मिलती। यही कारण था कि मैंने जिन भी लोगों से मुलाकात की उनसे मोदी की तरफ से आपातकाल में किए गए काम को जानने की कोशिश की। इस क्रम में मेरी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सचिव रह चुके शिव कुमार जी से हुई। शिव कुमार जी ने आपातकाल के दौरान 18-19 दिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गुजरात में गुजारे थे। इनकी नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में मुलाकात हुई थी। शिव कुमार ने बताया कि जब ये लोग गुजरात पहुंचे तो यहाँ सबसे पहले नानाजी देशमुख से भेंट हुई। भेष बदला होने के कारण वो नानाजी को पहचान ही नहीं सके। शिव कुमार ने बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी भी उस समय सरदार के भेष में मिले। खास बात यह कि उन्होंने भी अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी और मूछें कटवा ली थी। शिव कुमार ने बताया कि उस दौरान हम लोग कभी किसी साइकिल वाले के घर रहे तो कभी किसी रिक्शे वाले के घर, किसी बड़े आदमी के घर तो शायद ही रहे होंगे, क्योंकि पकड़े जाने का डर बना रहता था। मुझे और अटल बिहारी वाजपेयी को वहां से
बाहर जाना था, इसका इंतजाम उस समय नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने हमारे साथ दया बहन नाम की कार्यकर्ता को लगा दिया, जिससे कि हम लोग एक परिवार की तरह लगे और पुलिस की पकड़ में ना आ सके। इस तरह से हम और अटल जी महाराष्ट्र होते हुए हैदराबाद पहुंचे। युवा नरेंद्र की काम करने की क्षमता के साथ ही टीम भी बहुत जबरदस्त थी। 21 नवंबर 1976 को अहमदाबाद में युवा सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी टीम ने शानदार काम किया। इस सम्मेलन को बाबू भाई पटेल और पीलू मोदी आदि संबोधित करने वाले थे। सरकार ने इस सम्मेलन पर बैन लगा दिया था। इस कारण आयोजकों ने इसे अहमदाबाद से बाहर कराने का निर्णय लिया। सभी लोगों को शहर से बाहर आने के लिए आमंत्रित किया गया। पीलू मोदी, बाबू भाई पटेल और केडी देसाई पुलिस को चकमा देकर सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए। नरेंद्र मोदी के साथ बहुत दिनों तक आरएसएस में काम करने वाले प्रफुल्ल राय याद करते हुए बताते हैं कि नरेंद्र मोदी पूरी रात बैठकर स्टांसिल बनाते और बनवाते रहे। हम लोगों ने बहुत सारे स्टांसिल तैयार किए। यह संदेश कार्यक्रम स्थल में परिवर्तन को लेकर था। नरेंद्र मोदी ने क्रांति का जो संदेश सम्मेलन में भेजा था उसे पढ़ा गया, साथ ही लोगों में बढ़ चढ़ इसकी प्रतियां बांटी। इसमें कहा गया था कि किस तरह से हमें इस आंदोलन में काम करना है। प्रफुल्ल रावल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उस समय अपने संदेश में कहा था कि आपने तानाशाही के सामने कभी घुटने नहीं टेके, आइए हम आजादी की दूसरी जंग में कूदें। नरेंद्र भाई मोदी की एक बड़ी खासियत यह थी कि उन्हें स्लोगन और नारा बनाने में महारत हासिल थी। साधना के बंद होने के बाद नरेंद्र मोदी ने खबरदार छद्म नाम से मुक्तवाणी के संपादन की जिम्मेदारी संभाली। उस समय गुजरात में मुक्तवाणी ही समाचार जानने का एक बड़ा माध्यम था। नरेंद्र मोदी को लिखने पढ़ने का शौक था। उन्होंने इस कला का आपातकाल में जमकर इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि आपातकाल में सेंसरशिप थी, ऐसे में सत्य लोगों तक पहुंचाना एक बड़ा काम था। नरेंद्र मोदी के मित्र भागीरथ भाई देसाई ने बताया कि आपातकाल में नरेंद्र मोदी को भूमिगत होकर आंदोलन चलाने और उसका प्रसार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बताया कि गर्भ पत्रिका वह अभय के नाम से निकालते थे। उन्होंने कहा कि यह केवल संघ के प्रयासों से संभव हो पाया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि उनकी पहली किताब का लोकार्पण गुजरात के मुख्यमंत्री रहे बाबू भाई जसभाई पटेल ने किया था और चंद्रकांत बक्सी ने इसकी समीक्षा लिखी थी। नरेंद्र मोदी का कहना था कि जब एक्टिविस्ट लिखता है तो समाज उसका उपयोग करता है। नरेंद्र मोदी की लिखी पुस्तक संघर्ष में गुजरात में किस तरह से लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए स्वयंसेवक पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। गुजरात लोक संघर्ष समिति ने जनवाड़ी नामक पत्रिका निकालने का फैसला किया। गुजरात लोक संघर्ष समिति के सचिव भोगीलाल गांधी के नेतृत्व में यह 2 जुलाई से निकलने लगी। इसे जनता छापू का भी नाम दिया गया। आरंभ में इसमें सुनी सुनाई खबरों का प्रकाशन किया जाता था। आपातकाल में काफी समय तक जनता अखबार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नरेंद्र मोदी के साथ संघ शिक्षा ग्रहण करने वाले भागीरथ भाई देसाई ने बताया कि एक और स्थानीय पत्रिका साधना ने जनता अखबार की जगह ले ली। इस पत्रिका ने विरोधियों के कार्यकलापों की खबरें छापनी शुरू कर दी। सरकार ने 1976 में इस पत्रिका के कार्यालय को सील कर दिया। इसके बाद भी भूमिगत पत्रिका मुक्तवाणी शुरू की गई। नरेंद्र मोदी ने अपनी पुस्तक संघर्ष में गुजरात में गुजराती साप्ताहिक की तरफ से निकाले जाने वाली पत्रिका साधना का उल्लेख किया है। 26 जून 1975 में साधना के एक अंक में आपातकाल के बारे में पुनर्विचार किया जाए लेख छपा। इस लेख को उच्च न्यायालय में रिट डालकर भी सेंसर नहीं किया जा सका। इस अंक में जेल में बंद जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, राजमाता विजया राजे सिंधिया की तस्वीरें छपी थी, जो उस समय कौतूहल का विषय बन गई। लेख और तस्वीरों के साथ ही प्रकाशित होने के 10 मिनट में इसकी 40,000 प्रतियां बिक चुकी थी। गुजरात सत्याग्रह नाम की यह पत्रिका आपातकाल के दौरान समाचार देने वाली एक प्रकार की अलग तरह की पत्रिका थी। इस पत्रिका में गुजरात के अलावा देश भर के सत्याग्रहियों के समाचार दिए जाते थे। इसके अलावा जन जागृति, जनता समाचार, लोक समाचार, चिंगारी, संघर्ष समाचार आदि अलग अलग शीर्षकों से पत्रिकाएं छपती थी। वो आपातकाल का भाषण। नरेंद्र भाई ने बहुत शानदार तरीके से न जाने कितने भाषण दिए। नरेंद्र मोदी के साथ ही भागीरथ भाई देसाई ने आपातकाल के दिनों का प्रसंग सुनाया। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष को भागीरथ भाई देसाई ने बहुत करीब से देखा था। उन्होंने बताया कि जन जागृति के लिए आपातकाल में कई जगहों पर सभाएं होनी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आंदोलन के विचार को फैलाया जा सके। हम लोगों ने तय करके मीटिंग रखी, लेकिन लोगों के बीच में भाषण देने वाले लोग आम लोगों में उत्साह का संचार नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच युवा नरेंद्र मोदी वहां आ गए। उन्होंने मंच संभाला और 15 मिनट तक जोरदार भाषण दिया। नरेंद्र के भाषण ने लोगों में जोश भर दिया। आपातकाल में आरएसएस की तरफ से नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जगहों पर मंच का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया था, लेकिन युवा नरेंद्र ने जोश से इस बात की परवाह नहीं की और वह अपनी काबिलियत की वजह से पकड़े भी नहीं जा सके। अब आगे मैं आपको सुनाऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं निभाई जिसकी वजह से वो पकड़े नहीं जा सके।